चलिए कल चले थे सिविक्स में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए थे क्लास 10th का। ठीक है, कुछ अभी है इसको चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए बात क्या है ना, प्रश्न देखते बेटा, जल्दी जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे इसको। भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? भाई लोकतंत्र तो बता दिए कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र के बारे में हम यह चीज बताए थे आपको, एक ऐसा देश जहां पर जनता का अधिकार हो, जनता अपने द्वारा प्रतिनिधि चुने, अपने द्वारा राजा का काम करे, चुनने का काम करे, वही तो लोकतंत्र है। तो इसको सफल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सफल बनाने के निम्न तरीके हो सकते हैं। लोगों में जागरूक पैदा करना, है ना। देखिए समझते हैं क्या क्या गया। शिक्षा का प्रसार करना, मतलब लोकतंत्र के बारे में लोगों को जानकारी देना कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है, क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी जानकारी अच्छे से हर एक इंसान को दे। दूसरा, अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या कम हो, जिसकी जनसंख्या कम हो, देश में जिसकी जनसंख्या कम हो, उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं पर समान रूप से ध्यान देना, उसको ज्यादा ध्यान देना, उस पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है। अगला, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना, आम लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाना आदि। लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुना गया क्या है? अधिकार है, यही है ना। लोग जिसको चुनेगा वही यहाँ का राजा बनेगा, और इसको कैसे जीवित रखना है ये आपके हाथ में है। ठीक है, इससे आपको लोगों को जागरूक करना होगा। एक बार अगर आप गलत राजा बना दिए तो फिर आपको 5 साल रोना पड़ेगा, है ना। अगर कोई मुखिया गलत बन गया, प्रधानमंत्री गलत बन गया, उप मुख्यमंत्री गलत बन गया, तो फिर आपको 5 साल काम करके नहीं देगा, 5 साल में तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए आपको बेटर से बेटर तलाश करना है। चलिए आगे समझते हैं। भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप से देखते हैं? कह रहा है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को हम काफी उज्जवल रूप से देखते हैं। क्योंकि रीजन क्या है कि अब है लोग शिक्षित होते जा रहा है। अब शिक्षित होते जा रहा है तो लोग जो अपना राजा चुनेगा ना, तो वैसे लोगों को राजा चुनेगा, वैसे सरकार बनाएगा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। अब किसी पार्टी पर नहीं जाएगा, किसी दल पर नहीं जाएगा। अब आने वाला समय में ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाएगा जो प्रतिनिधि वाकई अच्छा हो, काम करने वाला हो। ना बताओ पार्टी पे चला गया, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो पार्टी होता है ना, वैसे देखते हो ना। कोई मतलब हिंदू है तो हिंदू का पार्टी को वोट देगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम को देगा, सिख है तो सिख को देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर वोट राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, याद रखना। जाति के आधार पर अगर राजनीतिक होती है तो राजनीति किसी काम का नहीं होता। राजनीति की आपको जब भी राजनीतिक होनी चाहिए तो काम के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, समझते क्या कहता है। भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को हम काफी उज्जवल रूप से देख रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये चर्चा किसको बोल रहा है? नेपाल को। पड़ोसी देश तो नेपाल ही है, और नेपाल में भी अब लोकतंत्र हो चुका है। ठीक है, पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र हो चुका है। अगला कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां भी है, परंतु इन कमियों को दूर करने का प्रयास जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र इन कमियों को दूर कर लेगा और आने वाले समय में विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र साबित होगा। देखो लोकतंत्र बनाने में किसका हकदार सबसे ज्यादा होगा? एक शिक्षित व्यक्ति का। वह वैसे प्रतिनिधि को चुनेगा जो प्रतिनिधि बाकी बहुत अच्छा हो। जिस दिन अच्छा प्रतिनिधि मिल जाएगा, सिस्टम सही हो जाएगा, सही तरीका से काम होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, है ना, करप्शन खत्म हो जाएगा। ये सब चीजें जब खत्म होगी तो देश क्या हो जाएगा? बहुत आगे चलेगा। और बहुत देश आगे जब जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? विकसित देश बोलेंगे। समझ रहे ना। अभी लोकतंत्र सही ढंग से नहीं चल रहा, जैसे आपको लगता है सही ढंग से नहीं चल रहा, सब में राजनीतिक है, लेकिन इसको खत्म करना। चलिए हाँ, वो चीज बताना था आपको। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? जस्ट बता दी। लोकतंत्र में क्या होता है? लोग अपने द्वारा प्रतिनिधि चुनता है, अपनी कमी को पूरा करने के लिए आवाज उठाता है, सरकार से मांग करता है। यही तो है।
कहता है लोकतंत्र एक ऐसी शासक प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। हमने क्या बोला कि अपने द्वारा ही प्रतिनिधि चुनता है, किसी को वोट देकर जितवाता है, शासन करने का हक देता है। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए क्या है, शासन है। यहाँ का राजा कौन है, जनता ही है। जनता ही शासक है और जनता ही चुनकर एक ऐसे व्यक्ति को सौंप देता है चुनकर, जो व्यक्ति आपको सारा काम करके देगा। बात समझ में आ गई। चलिए याद रखना है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे, याद रखना सीधा। लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर जनता क्या करता है, खुद से अपना प्रतिनिधि चुनता है और अपना कार्य उसको सौंपता है, उससे करवाने का काम करता है ना। इसको याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हो। अब कहा हुआ रे, आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। देखिए आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। कह रहा वैसा अपराध जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, आर्थिक अपराध कहलाते हैं। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, बात समझ में आ रही बात। हद से ज्यादा अब विदेशी पैसा को क्या करते हैं, कर्ज ले लेते हैं, देश में ला लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा। क्या जरूरत है देश का अन्य देश से पैसा लाना। अभी आपको पता है कि 10-10 हजार रुपया जो मिला था बिहार में सारी महिलाओं को मिला है, तो बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था। वो पैसा कहां से आया पता है, विश्व बैंक से आया था, लोन आया था। तो इससे नुकसान है ना नुकसान। यही है, कह रहा है कि ऐसा अपराध जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, आर्थिक अपराध कहलाते हैं। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में रुपया जमा करना, कर की चोरी तथा घूसखोरी आदि आर्थिक अपराध के उदाहरण है। अब आप टैक्स को चोरी कर लोगे, है ना, टैक्स को चोरी करोगे, तब सरकार के जब पैसा अगर हाथ में नहीं जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, तो इसमें क्या होगा, अपराध तो होगा ना। सही ढंग से काम हो पाएगा क्या, नहीं। अगर आप टैक्स देते तो उसी पैसा का ना देश में काम होता है। तो ये सब क्या है, आपका आर्थिक अपराध है। ठीक है, बहुत सारे देखते हैं ना, जाके विश्व बैंक में पैसा जमा कर देता है नेता लोग, पैसा ज्यादा हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है, कहाँ गया रे, अब फिर बैठ गया कहीं। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रख रखाव है कैसे या क्यों। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। सूचना का अधिकार लोकतंत्र का क्या है, रखवाला है। हमने बताया था अधिकार के बारे में कल पिछला बार कि हमें जो चीज कमी होती है हम सरकार को बोलते हैं। अपना हक होता है, अधिकार होता है, मांगने का अधिकार होता है। भले ही सरकार का कुछ कोई निर्णय निकल के सामने आए, आता है कि नहीं, है ना। यह सूचना का अधिकार कहता क्या है बाबू, इसमें यह कानून लोगों को सरकारी नीतियों से अवगत कराता है, प्रशासन को पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। बात समझ में आ गई बात को, मतलब नियम लगा देता है कि आप कुछ भी कीजिएगा, गलत करते तो आपको जेल हो जाएगा, केस हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति आने की बात बताता है, जिसमें लोगों में क्या करता है, डर पैदा करके रखता है ना। नहीं, अगर डर पैदा नहीं करेगा तो आज कितना मर्डर हो जाएगा, रोज होता है ना। तो ऐसे क्या करता है, ये अवगत कराता है। ठीक है, अधिकार आपको अवगत कराएगा सब, तभी तो आप नियम दायरे में रहकर हर काम को करते हैं। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। शिक्षा अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप सही ढंग से प्रतिनिधि नहीं चुन पाओगे, अपना राजा सही ढंग का नहीं बना पाओगे, और वो ऐसा राजा बन जाएगा जो आपको नोच नोच के खाएगा। कोई धर्म के नाम पर लूटेगा, कोई जाति के नाम पर लूटेगा। ठीक है,
तरह तरह का लोभ देकर आपको लूटने का वो काम करेगा। तो ऐसे लोगों से बचना है। देखिए क्या कहता है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते, अपना वोट सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। देना किसी को, सच्चे व्यक्ति को देते, झूठे व्यक्ति को, है ना। आ गया, आपको दे दिया, दारू दारू पी लिया, जाके उसी को वोट दे दिया, चाहे प्रतिनिधि जैसा भी क्यों ना हो। 1 किलो मुर्गा ला के दे दिया, उसी को जाकर वोट दे दिया। तो ऐसा लोग नहीं होना चाहिए। नहीं कर पाते, जिससे सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो पाता। जस्ट बता दी, जिसे सही नेता नहीं चुन पाते। साथ ही अशिक्षित रहने के कारण लोग अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का अनजाने रहते हैं। उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होता है। कोई पुलिस आ गया और डांट के चले गया, बस बात हो गया। अब आ गया घर जो पास हो रहा है, इंदिरा गांधी आवास योजना 2 लाख मिलता है, कान में आके कह दिया कि 20,000 रुपया देगा तो जल्दी पास हो जाता, चुपचाप दे देगा, किसी को बोलबो नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता। तो ये सब चीजें अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिससे सत्ता में सबसे भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। बात समझ में आया? अब इससे क्या होगा कि लोकतंत्र में क्या हो जाएगा, आपका कमजोर हो जाएगा। आप जिस चीज से छुटकारा पा रहे थे वही चीज आपके सामने आ जाता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी ना। राजतंत्र था तो राजा का बेटा जैसा था रहे, जैसा रहे चाहे ना रहे, उसी को राजा बनाना था। लेकिन लोकतंत्र आया तो क्या, आपको अच्छे प्रतिनिधि चुनना है। तो राजे के बेटा लेकर प्रतिनिधि चुन लोगे तो कोई काम का रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको शिक्षित होना जरूरी, ठीक है। आगे समझते हैं। एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? देखो, यह भी एक प्रकार का बंधुआ मजदूर है। देखो ना, बंधुआ मजदूर के बारे में पूछता है कभी कभी। अब बंधुआ मजदूर होता क्या, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से। देखो, धान काटने के लिए ना बिहार और यूपी से ना महिलाओं का, पुरुषों को ना ले गया था आउट ऑफ कंट्री, विदेश, ठीक है, बंधुआ मजदूर बनाकर। यहाँ मतलब वहां के लोगों ने मुड़वाया था। तो होता ना, सब लोग बैठा रहता, सब जगह काम के लिए चला गया था, और वहां की जनसंख्या कम थी, मजदूर कोई काम करने वाला नहीं था। अब यहां से वहां उसको ले गया, और ले जाने के बाद क्या किया, वहां पर उसका ना पासवर्ड वगैरह वगैरह जो होता है ना, सबको फाड़ के फेंकवा दिया। अब बेचारा को जब पासवर्ड फाड़ के फेंक दिया तो लोग कहाँ का, वहीं का रह गया, वहीं का रह गया। तो वहां पर जो गया वहीं पर आ गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूर बोलते हैं, ठीक है। कहता क्या है, यह भी एक प्रकार का बंधुआ मजदूर है, जिसमें फ्रांसीसी सरकार ने वियतनाम के मजदूरों को रबर की खेती तथा खदानों की काम करने के लिए मजबूर कर देता था। समझो, वही चीज दे रहा है, जिसमें फ्रांसीसी सरकार ने कहा वियतनाम के मजदूरों को रबर की खेती तथा खदानों में काम करने के लिए मजबूर कर देता था, मतलब मजबूर कर देता था, और काम न करने पर उसे पीट पीट कर जेल में बंद कर देता। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था, जबकि मालिक को भरपूर अधिकार दिया गया था। अब बात समझ में आ गया ना। अब बंधुआ मजदूर बड़ा में यही बात बताया कि बाहर से सबको लेकर उठा, हमारा पासवर्ड फाड़ के फेंक दिया, काम जबरदस्ती करा रहा, थूर रहा था, जब काम करवा रहा था। और लोग क्या करे, काम करता था, अब ना उसके पास आने का साधन था, ना काम नहीं करता तो उसको खाना बंद कर देता था। भाई काम ना कर बेटा, खाना न देवो, जाबे तो का पास पासवर्ड ना हो, पासपोर्ट तो नहीं है, पासपोर्ट नहीं है तो इधर उधर जाएगा तो पकड़ा भी जाएगा, क्या आतंकवादी है, तकी है, तो है। लोग मजबूर था, उसे काम करवाता था, ठहर के खियाता था, रखता था, मतलब बंदी बना के काम करवाना, बंदी बनवा के काम करवाना, ठीक है। एक तरफा अनुबंध से आपका बता दिए ना, कहा के फ्रांसीसी सरकार ने किसको बुलाया था, वियतनाम के मजदूरों को, और वहां क्या क्या बुलवा के जबरदस्ती काम करवाता था, रबर का काम करवाता था, और क्या करता था, उसको पिटवा करता था, और नहीं काम करने वाला को जेल में भेज देता था, समझे। हाँ, देख दिया आपका क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर है ना। समझिए बेटा क्या करा है, वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता के यहाँ काम करते थे, मतलब ऋण मतलब ब्याज, कर्ज को चुकाने के लिए जिससे पैसा लुआ, सेठ है ना, जमींदार, उसके यहाँ काम करते थे, जिसे
बंधुआ मजदूर या बंधक मजदूर कहा जाता है। इसे बंधक मजदूरी बहुत कम कहा जाता था, मतलब इसमें पैसा उसको बहुत कम दिया जाता था। इससे मजदूरी बहुत कम कम दिया जाता था, जिससे उसका भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता था। प्राचीन काल में इस कथा का प्रचलन यूनान से था। सबसे ज्यादा काम कहां पर होता था इस चीज का? यूनान में। समझ में आ गया ना? हम तुमको 1 लाख रुपए पैसा दे दिए ब्याज पर, दे दिए 3% पर 2% पर दे दिए, आपको जरूरत पर काम करते। सबको देते हैं 400 रुपया रोज का, तुमको देंगे 350 रुपया काम करने के लिए। फिर भी आप 400 रुपया न लेकर 350 में हमको काम करने आओगे, आपको यह डर रहेगा कि आने वाला समय में अगर जब पैसा मांगेंगे ना तो हमको पैसा नहीं देंगे तो लोचा हो जाएगा कि समय पर यह काम चलाए। तो यही आपका क्या है? बंधुआ मजदूर। ठीक है, एक मिनट रुक जा, पानी पी जाए। सही से बैठ, सही से बैठ। राजा सेठ लेकर बैठता की बात। हुआ हाउ आंदोलन, चौरी चौरा कांड, ये सब चीज के बारे में आपको भी हम बताते हैं। ठीक है, बताते हैं। चलिए समझते हैं। हुआ आंदोलन यह एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1939 में हुइन फूसो, याद रखना, हुइन फूसो, ये व्यक्ति जो था समाज सुधारक व्यक्ति था, ने की थी। सबसे पहले मेकान डेल्टा नामक जगह से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से शुरुआत हुई थी? मेकान डेल्टा नामक से हुआ आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबों को सहायता करना, जो गरीब व्यक्ति था उसको सहायता प्रदान करना। व्यर्थ खर्च पर रोक, मतलब जो ज्यादा पैसा जो खर्च करा था, बेवजह कैसा पैसा खर्च करा था, बेकाम के पैसा खर्च करा था, उस पर रोक लगाने का। लड़की को क्रय विक्रय पर विरोध, मतलब लड़की को बेचने पर, लड़की को बेचा जाता, सौदा होता था, बहुत जगह होता था, तो इस पर क्या होता था? उस पर क्रय विक्रय पर रोक लगाने का काम कौन क्या था? हुइन फूसो। हुइन फूसो ये क्या था? यह एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1939 में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? मेकान डेल्टा पर। ठीक है, याद रखना। हनोई समझौता, चलिए, वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 ईस्वी में एक समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? वियतनाम और फ्रांस के बीच, याद रखना है भी, वियतनाम और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था। कब? 1946 में, जिसको बोलते हैं हम लोग हिनोई समझौता। ठीक है, इस समझौता के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर दिया था। कौन? फ्रांस ने वियतनाम को क्या साबित कर दिया था? यह एक स्वतंत्र राज्य बन गया, यह स्वतंत्र देश बन गया। कब? 1946 को, है ना, स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। आगे चलते हैं। रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? अभी जस्ट पूछा है आप लोगों से, रोलेट एक्ट के बारे में अभी जस्ट आपका एग्जाम हुआ है ना, सुन रहा है ना? तो अभी के एग्जाम में आपको पूछा था। रोलेट एक्ट बार बार पूछता है, ये भी एक समझौता है। देखिए क्या है, 21 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चम्सफोर्ड, याद रखना, लॉर्ड चम्सफोर्ड ने सर सिडनी रॉक की मदद से इस कानून को लाया था। इसमें शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। इसे रोलेट एक्ट से नाम जाना जाता है। मतलब आपको लगता था कि अगर व्यक्ति ये विद्रोही है, हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ जा रहा है,
उसको आप पकड़ लीजिए। अब पकड़ के उसको क्या कीजिए, जेल में बंद कर दीजिए। ये करने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था, इस कानून को पारित किया था। कब, हाँ 21 मार्च 1919 को। इस एक्ट के तहत ना अपील ना दलील न वकील, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था। इसी कारण से काला कानून भी कहा जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन अब आपसे कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, या रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता था। तो 21 मार्च 1919 को, ठीक है, यह एक कानून बनाया था किसने, अंग्रेजों ने, जिसमें जिस पर आपको डाउट उसको आप पकड़ लीजिए, आप पकड़ के उसको जेल में डाल दीजिए। ना उस पर केस होगा, बस ना इस पर कोई कानून है, ना कार्रवाई होगी, ना कुछ होगा, बस सीधा कह दिया ना। ना उसका अपील होगा, ना दलील होगा, ना वकील होगा, कोई मतलब नहीं। अंग्रेजों ने अपना शासन चलाता था, वही क्या है आपका रॉलेट एक्ट है। इसी को हम काला कानून भी बोलते हैं। ये कब हुआ था, 21 मार्च 1919 को। किसने किया था, लागू किया था, चेम्सफोर्ड ने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, समझा। किसके मदद से, सिडनी रॉलेट की मदद से, समझे। चलिए, ये सिडनी में हुआ था। सत्याग्रह क्या है, यह सत्याग्रह एक आंदोलन है बाबू। किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। कहां चलाया गया था, हमारा पूर्वी चंपारण, जानते हो वहां मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के द्वारा से चलाया गया एक आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन। चलिए समझते हैं। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य को पकड़ के रहना और उसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्याय के प्रति वैर भावना रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण था। सत्याग्रह मतलब ना सही चीज पर अड़े रहना, सही चीज पर अड़े रहना। सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। कहां से, पूर्वी चंपारण से, ठीक है, याद रखना। चौरी चौरा का हत्याकांड से आपका समझता, जस्ट बता दिए। चौरी चौरा के बारे में बोलवे किए थे, एक मैली गांव की घटना है, चौरी चौरा कांड है। चलिए इस पर चलते हैं अभी थोड़ा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश गोरखपुर के देवरिया जिला में चौरी चौरा नामक स्थान हुआ करता था, या भी है, समझे। ये कहां पड़ता है, कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश गोरखपुर के देवरिया जिला में चौरी चौरा नामक एक जगह है, ठीक है, देवरिया में पड़ता है, जिसका मुख्य कारण खदान वस्तु के दाम में वृद्धि तथा जगह जगह पर शराब की दुकान खोलने के खिलाफ हो रहे थे। क्या हुआ था, जो खाने की जो वस्तु है उसकी कीमत को बढ़ा दी गई थी और जगह जगह क्या हो गया था, शराब की दुकानें खोल दी गई थी, बहुत ज्यादा मात्रा में खोल दी गई थी। राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में थाना पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जेल में जला दिया गया था। हम लोगों को बताए थे आप लोगों के बारे में, समझे। जब विरोध आया तो पुलिस वालों ने क्या किया था पता है, गोली चलाना शुरू कर दिया था, जो इसका विरोधी था, और गोली चलाना शुरू कर दिया था। इस पे क्या होगा कि वहां के लोग बहुत ज्यादा आक्रोश में आ गए, और आक्रोश पे आने के बाद क्या किए थे कि वहां का जो जेल था ना, थाना जो था, थाना में क्या कर दिया, वो आग लगा दिया, और आग लगाने के बाद वहां का जो 22 को पुलिसकर्मी था ना, उसको क्या कर दिया, जिंदा जला दिया, जिंदा जेल में ही जला दिया गया था, जिसे चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं। क्लियर। चौरी चौरा कांड कहां हुआ था, 5 फरवरी 1922 इसमें उत्तर प्रदेश गोरखपुर के देवरिया जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो शराब की दुकान जो बहुत ज्यादा मात्रा में खुल गई थी उसको बंद करना था, और खाने की जो वस्तु थी उस पर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको भी कम करना था। लेकिन जब इसका विद्रोह किया गया था ना, तो वहां के पुलिसकर्मियों ने क्या किया, अत्याचार करना शुरू कर दिया, बंदूक गोली चलाना शुरू कर दिया। इसमें क्या हुआ, वहां के लोगों ने क्या किया, आपसी बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए, और उसने क्या किया, पुलिसकर्मियों को पीटना शुरू कर दिया, और जाके थाना में आग लगा दिया। 22 को कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया, जिंदा जलाने का काम किया था, और यही काम था तो उसको हम चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी पूछता है बाबू, AITUC क्या है,
AITUC का पूरा नाम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1920 ईस्वी को, हाँ 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में किया गया था, जिसमें प्रथम अध्यक्ष लाला लजपत राय थे और सचिव जमुनालाल बजाज थे। ठीक है, AITUC का पूरा नाम ऑल इंडिया ट्रेड है ना यूनियन कांग्रेस है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 में मुंबई में किया गया था, जिसमें प्रथम अध्यक्ष लाला लजपत राय और सचिव जमुनालाल बजाज था। ठीक है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं? चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 हुआ था, है ना? था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था, श्री गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। उसका कहना जिसपे एक ही लक्ष्य था, भारत से ब्रिटिश समाज को मिटाना है। भारत से जो अंग्रेज समाज है, जो अंग्रेज आए हुए हैं, ब्रिटिश लोग है, उसको क्या कीजिए आप, यहां से आपको जाने के लिए विरोध किया था, यहां से आप हटिए, आपको रहने की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। हाँ, करो या मरो का नारा लगाया था, जिससे 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा हजारों हजार की संख्या में मौत हो गई थी। बात समझो, बात बड़ा ही बढ़िया है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पूछता है क्वेश्चन। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें कहना था कि अंग्रेजों का जो ब्रिटिश शासन था, उसको बोला कि आप यहां से जाइए, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। जिसमें महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था, जिसमें क्या हुआ था, लगभग 60,000 लोगों को कौन किया था? अंग्रेजों ब्रिटिश शासन ने क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। लगभग उस समय में लगभग हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन लोगों ने पीछा नहीं हटा और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिलेगी। ठीक है, चलिए स्लम वृद्धि की शुरुआत कैसे हुई? देखो, स्लम किसे कहते हैं, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे? उसका रहा है छोटे गंदे और बिना सुविधा वाले स्थानों पे जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं, वैसे आवासीय स्थलों को स्लम कहा जाता है। स्लम किसको कहते हैं? जहां छोटा स्थान है, वहां पर कल कारखाना लगा दी, गंदगी है, वहां पर लोग निवास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्लम बोलते हैं। ठीक है, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांव के मजदूर पहुंचने लगे। वहां रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, मजदूर कारखाने के निकट रहते, इसलिए कारखानों के मालिक ने उसे के लिए छोटे छोटे मकान बनाए, जिसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार औद्योगिकीकरण फलस्वरूप स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। देश के अंदर कल कारखाना बन गया, फैक्ट्रियां बन गई, तो फैक्ट्री के आसपास अगर थोड़ा दूर में अगर घर बनेगा, तभी ना लोग वहां पर रूम लेकर रहेगा। अब हुआ क्या कि रूम लेकर रहने की व्यवस्था वहां पर नहीं था, तो क्या किया, जिसका मालिक, जो फैक्ट्री का मालिक है, उसने क्या किया, आसपास में क्या किया, वहां पर छोटा छोटा घर बना दिया। जो लेबर है ना कस्बे के लोग, उसमें काम करेंगे और काम करने के बाद वहीं पर सो जाएंगे या वहीं पर रहेंगे। तो वहां पर तो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के आसपास में तो कचरा तो खूब रहेगा बराबर, तो कचरा उचरा था और लोग उसी में रहना शुरू कर दिया, इसलिए उसको स्लम पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लम पद्धति बोलते हैं। ठीक है, आते हैं, तो पूछेगा नहीं आपसे। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? देखो रे, श्रमिक वर्ग जो मजदूर वर्ग है, उसको शहर में कैसे निवास हुआ, तो शहर में क्या पलायन कैसे किया? और रोजगार के, गांव में भूखमरी थी, रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो लोगों को जब रोजगार नहीं मिल रहा था, उसने क्या किया, पलायन कर गया, शहर की तरफ पलायन कर गया कि वहां ना कोई तो रोजगार मिलेगा। और जब उसको काम मिलने लगा, ज्यादा मात्रा में सबको काम मिलने लगा, लोग क्या कहे, गांव को छोड़कर शहर में जाना का शुरुआत कर दिया, है ना? शुरुआत यही कारण है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि गांव से ज्यादा आपको काम कहाँ मिलता है? शहर में मिलता है, इसलिए लोग शहर की ओर पलायन कर गया।
चलिए, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया गया? मतलब बंटवारा कैसे किया गया? गांव का बंटवारा कैसे हुआ, शहर का बंटवारा कैसे हुआ? कह रहा है गांव एवं शहरों में सामाजिक वर्गीकरण अर्थात व्यवसाय की भिन्नता के आधार पर किया गया। मतलब जहां पर व्यवसाय ज्यादा है, ज्यादा काम मिल रहा है, जहां पर उद्योग ज्यादा है, उसको शहर में डिवाइड कर दिया। जहां पर ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, जहां पर खेती बाड़ी हो रही है, उसको क्या कर दिया, ग्राम में विभाजित कर दिया। दूसरा, जहां की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर उसको शहर बना दिया, जहां की जनसंख्या कम है उसको गांव में विघटित कर दिया। क्लियर हो गया? सुविधा के आधार पर क्या किया है, गांव और शहर में बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, भूमंडली वैश्वीकरण किसे कहते हैं? देखो रे, वैश्वीकरण क्या कहते हैं? अपने देश के सामान अन्य देश में बेचना और अन्य देश का सामान अगर अपने देश में लाकर बेचना, आदान प्रदान करना, क्या है, वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। भूमंडलीय शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम 1990 में हुआ था। भूमंडलीकरण का शुरुआत लगभग दशक पहले हुआ था और भारत की भूमंडली का शुरुआत 1991 में हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब उसको छोड़ो, वैश्वीकरण समझ में आ गया ना? यहाँ का सामान किसी अन्य देश में बेचना और किसी अन्य देश का सामान कहां पर आ गया, भारत में बेचने का जो काम करता है वही क्या आपका वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे प्रश्न, तब तक रहने देते क्या।